अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ उसका मौजू है शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। इस कहानी को आपके लिए लिखा मुस्तंसर हुसैन तावड़ ने। आरिफ मियाँ से मेरी दोस्ती बहुत ही पुरानी है। आप ये कह सकते हैं कि आरिफ मियाँ मेरे लंगोटिया यार थे, लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी ऐसी दोस्ती नहीं थी कि जिसको हम ये कह सकें कि हम दोनों एक दूसरे के इंतहाई अच्छे दोस्त थे। उसकी वजह यह थी कि आरिफ मियाँ और मेरी आदतों में इंतहाई फ़र्क था। आरिफ मियाँ स्कूल के ज़माने में से ही अपना सिखाना और आरफीना हरकतें करते थे और सिगरेट और बीड़ी इनके लिए एक आम चीज़ थी। तीसरी और चौथी जमात में ही होते थे, लेकिन अपनी हम जमात लड़कियों को छेड़ना इनके लिए एक आम बात थी और बड़े लड़कों से सिगरेट लेकर पीना इनके लिए एक आम बात थी। चौथी जमात के बाद मुझे अपना स्कूल चेंज करना पड़ा और आरिफ मियाँ से मेरा रब्ता कम से कम होता गया। लेकिन आरिफ मियाँ के बारे में खबरें मिलती रहती कि आरिफ मियाँ फलां हरकतें कर रहे हैं, फलां हरकतें कर रहे हैं और हर क्लास में फेल होते जा रहे हैं। फिर एक दिन खबर मिली कि आरिफ मियाँ को उनके वालिद साहब ने उनकी आरिफीना और आशिकाना हरकतों की वजह से स्कूल से उठवा लिया है। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो पता लगा कि आरिफ मियाँ को अपनी फजूल हरकतों की वजह से उनके वालिदैन ने अपने घर से निकाल दिया है। उसके बाद मैं 7 बरस के लिए मुल्क से बाहर चला गया और आरिफ मियाँ से मेरा राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। वापस आया तो मैं जिस जगह मुकीम था, एक दिन क्या देखता हूँ कि वापस आया हूँ तो आरिफ मियाँ बाहर खड़े हैं, एक सजे हुए टांगे से उतरे और खिलखिलाकर हंस पड़े। मुझे देखते ही गले लगाया और हाथ मिलाया। सिगरेट से इनके दांत पीले थे और खुशी से लहरा रहे थे। आरिफ मियाँ ने मुझे बताया कि घर से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया और आजकल माशाल्लाह लाखों रुपए में खेल रहे हैं और कोई अच्छी बड़ी सनत लगाने का इरादा रखते हैं। इसके बाद आरिफ मियाँ से मेरा राब्ता कभी कभी होता। इनके साथ राब्ते से कई अनोखे इंकशाफात हुए। जो टांगा इनके पास था वो बिल्कुल एक बग्घी की तरह सजा हुआ था। तांगे पर बैठते ही तांगे वाले को सिर्फ इतना कहते चल भाई, और जहाँ जाना होता तांगा इनको वहाँ पहुँचा देता। ये उन इलाकों में जाते हैं जहाँ शरीफ और शरफा लोग कभी भी नहीं जाते, और इन इलाकों में अपने रुपए पैसे और अपनी लचकदार गुफ्तगू की वजह से आरिफ मियाँ बहुत ही मशहूर थे। आहिस्ता आहिस्ता आरिफ मियाँ से मेरा राब्ता फिर कम हो गया, क्योंकि आरिफ मियाँ और मेरे दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मैं एक शरीफ शरफा बच्चों वाला इंसान था, जबकि आरिफ मियाँ एक अकेले इंसान थे और जो उनका दिल करता वो करते थे। अयाश परस्त और पैसा उनके पास था। एक 2-3 बरस के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कोई शादी वगैरह होती तो हम उस पर मिल जाते। पिछले दिनों आरिफ मियाँ मेरे पास आए और उसी तरह कहका लगाकर मुझसे गले मिले। मैं कहने लगे मियाँ हॉस्पिटल में एक अजीज़ की इयादत के लिए आया था, सोचा तुमसे भी मिलता जाऊँ। मैंने कहा मैं तो यार सिर्फ चाय का एक कप पेश कर सकता हूँ। कहका लगाकर चाय के एक और कप का मुतालबा किया और मेरे साथ गुफ्तगू करने लगे। गुफ्तगू करते करते अचानक हड़बड़ाकर वक्त देखा और कहने लगे अभी आया, और ये कहकर फौरन भाग गए। 10 या 15 मिनट के बाद वापस आए और जहाँ गुफ्तगू ख़त्म की वहीं से ही शुरू कर दी। मैंने पूछा आरिफ कहाँ गए थे? सर झुकाकर बोला कहीं भी नहीं यार, बस छोड़ो इस बात को। मैंने दोबारा पूछा आरिफ मियाँ तुम कहाँ गए थे? आरिफ मियाँ ने सर झुकाकर फिर इनकार किया। मैंने कहा किसी चक्कर में गए थे? आरिफ मियाँ हड़बड़ाकर उठ बैठे, नहीं यार मैं नमाज़ पढ़ने गया था। मैं हक्का बक्का रह गया और हैरत से मेरा मुंह खुला रह गया। आरिफ तुम और नमाज? क्यों, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता क्या? लेकिन आरिफ तुम और नमाज। इस पर आरिफ मियाँ ने मुझे वो वाक़या सुनाया जिसकी वजह से मैंने आपके लिए आरिफ मियाँ की हिस्ट्री बयान की है। आरिफ मियाँ कहने लगे 2 या 3 बरस पहले की बात है, मैं कराची गया एक कारोबार के सिलसिले में। मेरी आदतें वही थे जिसको तुम क्या सारा ज़माना जानता है। हम एक रात 11 बजे के करीब एक होटल में मुकीम थे। मैंने और एक मेरे दोस्त ने प्रोग्राम बनाया कि चलो कहीं जाकर अयाश परस्ती करते हैं।
ہم نے 11 بجے ایک مکان میں فون کیا جہاں ہم اکثر جاتے تھے اور ان کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں، آپ ہمارا انتظار کریں، لیکن ہم چونکہ شراب کے نشے میں مدہوش تھے اور ہمیں کوئی ہوش نہ تھا، اس لیے ہمیں 2 یا 3 گھنٹے کی تلاش کے باوجود وہ گھر نہ مل سکا۔ ہم 2 بجے کے قریب ایک مکان کے باہر پہنچے، ہم نے وہاں دستک دی اور مکان کے اندر سے مالک مکان نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ مالک مکان ایک بہت ہی شریف انسان تھے اور انہوں نے ہمیں فوراً اپنے ڈرائنگ روم میں آنے کے لیے کہا۔ ہم نے مالک مکان سے جھوٹ بولا کہ ہمارا ایک مریض بیمار ہے اور ہم نے یہاں سے ڈاکٹر کو فون کرنا ہے۔ وہ مالک مکان ہمارا بار بار شکریہ ادا کرتے رہے اور کہنے لگے آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے میرے گھر آ گئے۔ اس کے بعد وہ مالک مکان ڈرائنگ روم سے نکل گئے اور ہم نے جہاں فون کرنا تھا وہاں فون کیا۔ مالک مکان تھوڑی دیر کے بعد چائے لے کر آ گئے اور ہم نے چائے پی۔ ان کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ انہیں پتا ہے کہ ہم کس قسم کے فضول لوگ ہیں اور ہمارا کوئی بھی مریض بیمار نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسکراتے رہے اور ہمارا شکریہ ادا کرتے رہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم بھی جب باہر نکلے تو ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے کرتے کار میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچے اور صبح 5 بجے کے قریب وہاں سے فارغ ہوئے۔ جب ہم دونوں واپس کار میں آ رہے تھے تو میں اونگتے اونگتے کار چلا رہا تھا۔ اسی دوران کسی دور کی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی اور اچانک میں نے اپنے دل میں سوچا، عارف میاں، جس خدا نے تمہاری تمام تر قباحتوں کے باوجود تمہیں سب کچھ دیا ہے، تم اس کا شکریہ تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن جس نے تمہیں 50 پیسے کی چائے پلائی اور 60 پیسے کا فون کرنے دیا، تم ساری عمر کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ تو تمہارا کیا جائے گا اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہاری تمام تر آوارہ گردگیوں کے باوجود تمہیں شاندار کوٹھیاں دیں، گاڑی دی، روپیہ پیسہ دیا اور بال بچے دیے۔ بس میں نے فوراً کار کا رخ مسجد کی طرف موڑ دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں اور کسی بات کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا بھائی، عارف میاں بولے۔ میں کچھ بول نہ سکا اور بیٹھے ہوئے گلے سے کہا، ہاں شکریہ تو ادا کرنا چاہیے۔